हेलो स्टूडेंट, हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ नीरज कुमार गुजर, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क। आज हम पढ़ेंगे सोशल वर्क एवं एनजीओ मैनेजमेंट, क्योंकि अधिकतर देखने में आया है कि सोशल वर्क करने के दौरान हम लोग प्रोफेशनली और रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कर नहीं पाते। इसके कारण हमको कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। हम जब भी किसी एनजीओ या किसी ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाते हैं या कंपनी धारा 8 के तहत कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो नॉर्मली हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यदि हमको सोशल वर्क करना है, सोशल वर्क में अपना प्रोफेशनल आगे काम करना है, वर्क करना है, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, उसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो पहले मैं बात करूंगा सोशल वर्क। सोशल वर्क एक सेवा का क्षेत्र है, कल्याण का क्षेत्र है। बहुत सारी सरकारी संस्थाएं अनुदान देती है, आपको ग्रांट मिलती है और आप उस पर वर्क करोगे तो आपको एक प्रोफेशनली उस चीज़ में जाने में आय भी होगी और सोशल वर्क भी होगा। हम आज बात करेंगे एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे मैंने लिखा है एनजीओ प्रबंधन, हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, किस प्रकार से रजिस्टर्ड होता है। मध्य प्रदेश सरकार का एक नियम है, उसके तहत धारा 1973 में एक एक्ट आया, उसकी धारा 44 की है। उसमें एनजीओ मैनेजमेंट, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करने के लिए कुछ उन्होंने नॉर्म्स दिए। ऐसे ही भारत सरकार के पास भी है कुछ अधिकार जिसके तहत वो रजिस्टर्ड करते हैं। अब हम बात करेंगे एनजीओ प्रबंधन की। एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने के साथ हमको एक किसी संस्था को चलाने के लिए बहुत सारे उसमें हमको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ मेंबर लगते हैं, उसके बाद वो रजिस्टर्ड की प्रोसेस में जाती है। तो सबसे पहले हमको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको सबसे पहले चाहिए हमारा नाम। हमारी संस्था का जो नाम होगा वह हमको बहुत ही ईजिली रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा जो आसानी से लोग उसको समझ ले ऑर्गेनाइजेशन के नाम को। तो हमको सबसे पहले हमारा नाम डिसाइडेड करना पड़ेगा किसी संस्था को चलाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं पंजीयन प्रोसेस। तो आपको किसी एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाना है तो किसी फर्म संस्थाएं का जो ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार होता है, जो कमिश्नर होता है फर्म संस्थाओं के, उसके पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमको ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जा सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन डिजिटल इंडिया में हम लोग हैं तो ऑनलाइन ही चल रहा है। तो ऑनलाइन के लिए हमको 7 मेंबर का होना ज़रूरी है, जिसमें प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी होगा एवं अदर मेंबर रहेंगे। 7 मेंबर हमको लगेंगे जिनके उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो वगैरह उनकी हमें लगेगी। इसके साथ ही हमको जो हमारी बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी के 7 मेंबर रहेंगे उन मेंबरों को के व्यवसाय लिखना पड़ेगा, वो करते क्या हैं। उसके साथ ही हमको उनके जो पता, एड्रेस होता है, वो एड्रेस प्रूफ हमको लिखना पड़ेगा कि क्या एड्रेस पर वो उनका जो भी पता होगा उसको लिखना पड़ेगा। साथ ही फिर हमारे पास सबसे मेन चीज़ आती है हमारा कार्य क्षेत्र क्या रहेगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश रहेगा कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में रहेगा या भारत के कुछ शहरों में रहेगा। तो इस प्रकार से हमको लिखना पड़ेगा हमारे बायलॉज के अंदर। फिर बात आती है नियमावली, बायलॉज। ऐसा एक हम ज्ञापन पत्र तैयार करेंगे, सेकेंडरी हम बनाएंगे बायलॉज। बायलॉज ये बोलता है आपका कि आपकी संस्था को चलाने के लिए क्या क्या नियम हैं। इन नियमों का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उस मैनेजमेंट करते हैं उसका, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ नियम होना चाहिए। वह नियम जो होंगे वह रजिस्टर्ड फर्म्स एवं संस्थाओं में जाएंगे। उसके बाद ही आपका ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो सकता है। जब हमारे पास ये पंजीयन हो जाएगा, बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे, नियमावली होगा, तो हमको इसका अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा? फर्म्स एवं संस्थाओं में, जहाँ कमिश्नर बैठते हैं, इसके रजिस्ट्रार बैठते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटीज जब हम रजिस्टर्ड करवाते हैं तो हमारे पास लीगली डॉक्यूमेंट्स आता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। और जो हमारा बायलॉज है वो अटेस्टेड होकर आता है। बायलॉज का मतलब ये होता है कि नियमावली जो हमारी होती है वो कमिश्नर के सील साइन से हमारे पास आती है। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ें
ऑर्गेनाइजेशन में करना रहती है। जब हमारे पास लीगली डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, तो हमको आगे जो बात है वो है हमारे काम चालू बताना पड़ेगा कि कौन कौन से विषयों पर हम काम करेंगे। हम काम करेंगे चाइल्ड वेलफेयर पर, वुमेन एम्पावरमेंट पे, रूरल डेवलपमेंट पे, या हम लोग करेंगे फार्मर्स पर, क्योंकि जो है हमको इन पर कार्य करने से भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या विदेशी लोगों द्वारा ग्रांट मिलेगी या विभागों द्वारा ग्रांट मिलेगी, भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के। तो उसके लिए हमको ये चीज़ें होनी चाहिए। अब जब हमारे पास लीगली डॉक्यूमेंट जब रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ जाएगा तो हमको सबसे पहले खाता एक खुलवाना पड़ेगा किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में या किसी भी बैंक में, आप प्राइवेट सेक्टर में भी खुलवा सकते हैं। हमको लेना पड़ेगा एक पैन कार्ड, आसानी से आजकल ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 15 दिन में पैन कार्ड, क्योंकि हमारे पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैन कार्ड जब हमारे पास हो जाएगा तो हम उस एनजीओ को रन कर सकते हैं, उसके कार्य बता सकते हैं, हम ऑडिट करवा सकते हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में। जैसे हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है तो उसमें हम लोग एक वित्तीय वर्ष में हमारा ऑडिट करवाने के बाद एक किसी भी सीए से, जो रजिस्टर्ड सीए है, उससे हम करवा सकते हैं और हमारा एक एनजीओ का सफलतम संचालन कर सकते हैं। साथ ही हम उसके कार्यों को भी जान सकते हैं। उसके कार्यों में हम लोग बहुत सारी हमारी कार्य योजना होती है, उसको हम कंप्लीटली कर लेते हैं। जब ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कंप्लीट होगा, एक रजिस्टर्ड कार्यालय होगा, क्योंकि किसी संस्था का एड्रेस भी होना जरूरी है, तो हमारे पास एड्रेस भी होगा किसी रजिस्टर्ड कार्यालय को। हम जब हमारी पंजीयन में देंगे तो हम एक एड्रेस प्रूफ, जो प्रेसिडेंट का अधिकतर देखने में आता है कि प्रेसिडेंट का जो रहता है, क्योंकि पहली बार जब पंजीयन कराओगे आप लोग तो शायद आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होगा, लेकिन हमारा जो पंजीयन में जो प्रेसिडेंट बनता है, जो व्यक्ति प्रेसिडेंट आपका नियम के अनुसार, जिसको आप इलेक्शन में जब अपना चुनाव करोगे तो उसमें एक प्रेसिडेंट बन के आएगा आपके बीच, उस प्रेसिडेंट का एड्रेस कंपलसरी देना रहता है। तो ये हमारा एक कार्यालय का भी, ऑफिस का प्रोसीजर भी रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए भी हुआ। इसके अदर भी कोई एड्रेस आपको यदि आसानी से आपका कार्यालय खोलना चाहते हो तो वहाँ भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस दे सकते हो इसमें। अब बात आती है, जब हमने पैन कार्ड बना लिया, खाते का संचालन कर दिया, ऑडिट हो गया हमारा 1 साल का, फिर होता है नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन। आजकल एनजीओ दर्पण करके एक भारत सरकार ने बनाया हुआ है नीति आयोग द्वारा, उस पर भी आप रजिस्टर्ड अपने ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हो, जो जो आपके वर्क हैं उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद एक इनकम टैक्स की धारा होती है 12A, जिस पर आपको जो डोनेशन आने वाला है, लोग जो आपको डोनेशन देने वाले हैं, उस पर आपको, आपकी संस्था को किसी प्रकार का टैक्स में छूट मिलेगी, तो वह 12A होता है। अब कोई व्यक्ति आपको डोनेशन देता है तो उसके लिए क्या, सपोज आपको किसी ने 50,000 रुपये डोनेशन दिया तो उसके लिए भी एक इनकम टैक्स की धारा है 80G। 80G से का मैं आज यहाँ जिक्र करूँगा क्योंकि ये इनकम टैक्स की एक धारा है। इसके तहत 80G में कोई व्यक्ति आपको डोनेशन यदि देता है तो उसकी इनकम में जो उसको टैक्स लगने वाला होता है, आप यदि आपकी रसीद दोगे तो वो 80G के तहत 50% उसको उसका फ़ायदा छूट मिलेगी। तो ये एक जो हमने आज एनजीओ प्रबंधन में, फिर हमको आगे एम्प्लॉय लगेंगे, आगे काम होगा हमारा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट पर हम काम करते जाएंगे हमको ग्रांट मिलती जाएगी, उस प्रकार से काम होते रहेंगे। तो ये आज जो मैं आपको समझाने वाला था कि एनजीओ प्रबंधन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से काम करता है और अपना सेवा का क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि सोशल सर्विस जो होती है वो समाज के एक अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।